For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ये जो पेपर है, ये पेपर कितने पार्ट में आपका है? 2 पार्ट में। पार्ट 1 आपका जो है वो 60 मार्क्स का और पार्ट 2 जो है वो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। हम लोग जो हमला कर रहे हैं वो कौन से पे कर रहे हैं? 40 मार्क्स, यानी कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे, इसमें तकरीबन हमें पढ़ना है अप्रॉक्स 18 to 20 एक्ट्स पढ़ने हैं। और इसमें जो भी एक्ट्स हम पढ़ेंगे उन सारे एक्ट्स का मेल जो है वो बेस क्या है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या बना करके रखना? हार्मोनी बना के रखना। दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिस जगह पे बिना एम्प्लॉय के जो है वो क्या होता है? काम होता है। कोई काम देने वाला होता है और कोई क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। लेकिन चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ जाति करे, उसे जो है वो सही वेजेज ना दे या समय पे वेजेज ना दे। रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया बेचारा पहुंचे काम पे और बोला जाए कि आपको इतने ही पैसे मिलेंगे, अगर आप जो है वो काम करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो ना करें। लेकिन मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो रामदीन नहीं करेगा तो बंसी करेगा, बंसी नहीं करेगा तो बिरजू करेगा, बिरजू नहीं करेगा तो हरिया करेगा। हो सकता है कि महीने पूरे हो गए, राम दुलारी इंतजार में है कि आएंगे, रामदीन आएंगे, आज पैसे लेकर के आएंगे। 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता, डेट और डेज जो है वो बीतते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनको तनख्वाह नहीं मिली। पॉसिबल? कहा गया कि नहीं, सही समय पे पैसे भी मिलने चाहिए। अगर जरूरत के समय उन्हें कहीं ईद, दशहरा, दीपावली, इस समय पे उनके घर में भी जो है वो मिठाइयां और उनके घर में भी जो है वो अच्छे कपड़े आने चाहिए, तो इसके लिए बोनस जैसा चीज यहां पे n नंबर ऑफ एस्पेक्ट रखे गए। कहा गया कि अगर इनके बीच में कोई आपस में डिस्प्यूट हो गया काम के दौरान, तो उसको कैसे निपटाया जाए। मतलब यह है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को लेकर के जितने भी तरह के एस्पेक्ट हैं, वो सारे तरह के एस्पेक्ट हमें कहां पढ़ना है? इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में पढ़ना है। तो आज हम लोग इसमें जिस एस्पेक्ट को और जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ध्यान से समझिएगा कि ये एक्ट कहता क्या है और क्यों ये एक्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। दोबारा कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा हिलना डुलना कम। और जब बता दूं कि क्लास इतने देर बाद शुरू होगी तो प्लीज उतने समय में आकर के सेटल हो जाया कीजिए, और नहीं तो अब घुसने नहीं दूंगा, गेट बंद रहेगी। जब मैंने बोला आपको 5 से 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक है, मैं यहां खड़ा हूं, तो उतनी ही देर में आपको वापस आके सेटल होना है। देखिए, ये जब हम कह रहे हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, तो सबसे पहले इसमें जरा देखिए कि ईयर कौन सा है, किस समय का बना हुआ, थोड़ा पुराना है। और ये एक्ट आपका कहता क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। तो ये एक्ट बेसिकली आपको कहता है कि अगर कहीं कोई काम कर रहे हो, और काम करने वाले कौन है? रामदीन ने सोचा कि भाई मैं मेहनत करूंगा और मेरे जो है वो आने वाले जनरेशन का लाइफ अच्छा होगा। बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑटो चलाते थे, या जो है वो जिनके जो है वो माँ बाप का ये दिहाड़ी के मजदूर थे, उन्होंने भी यूपीएससी में टॉप किया, सीए में टॉप किया, सीएस में टॉप किया, और ऐसे n नंबर ऑफ कहानी है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तभी पॉसिबल हुआ कि जब उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया। कहा गया कि रामदीन अकेले काम कर रहा था, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि जहां पे लोग कम होते हैं वहां पे जो है वो पैसे बहुत होंगे, और जहां पैसे बहुत होंगे वहां पे इंसान कम। पता चला कि एक घर और उसमें एक बच्चा ही खोया हुआ है, कि ढूंढो बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे है कि सेकंड फ्लोर पे है कि पार्किंग में बच्चा है। और यहाँ पे एक कमरे में चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, बबलू, पिंकी, बबलू आने की तैयारी भी हो रहा है। यानी कि एक छोटे से घर में इतने सारे लोग जो है वो रह रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं। अब ऐसे में रामदुलारी जो है वो मदद करना चाह रही है, और रामदुलारी मदद करना चाह रही रामदीन का, कि दोनों मिलकर के अगर कमाएंगे तो क्या होगा? शायद ज्यादा कमा पाएंगे। जो भी हो, मेहनत हो, मजदूरी हो, फैक्ट्री में ही काम करें, जितने पढ़े लिखे उसी तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे में काम करेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पहले से हमारा स्थिति अच्छा होगा, और आने वाला जो हमारा जनरेशन है उस जनरेशन को क्या मिलेगा? मदद मिलेगा, और वो जनरेशन हमारा अच्छा कर जाएगा।
जब वो काम करने के लिए आए बड़े अच्छे मनसे के साथ आए, जब काम करने के लिए आए तो रामदीन को काम मिले, राम दुलारी को काम ही ना मिल रहा हो। फिर मैं याद दिलाना चाह रहा हूं किस ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, 1976। मैं आज की 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, 1976। उस समय आजादी के बाद भी बहुत सारे चीजों से हम आजाद नहीं हुए थे। दुनिया भर का जो है हमारे दिमाग में एस्पेक्ट था, बड़े सारे चीज हमारे माइंड में भरे हुए थे कि अभी जो है वो इनको मौका दे, इनको मौका ना दे। और उसमें सबसे बड़ा इशू था कि फीमेल को, जो लेडीज थे, उनको काम में प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उनको काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, इनकरेज नहीं किया जाता था। इसी को लेकर के कानून बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी और सेक्स। कहा गया कि इन बेसिस पे किसी भी तरह का आप क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। कहा कि भेदभाव नहीं करेंगे, ये लिख तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, तो कहा गया कि इसके लिए हमें जरूरत पड़ी एक और कानून की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए उस लाइन को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। और कहा गया कि जब तक किसी चीज के लिए पनिशमेंट ना हो तब तक हम जल्दी अलर्ट नहीं होते हैं। आप देखे और सुने होंगे कि पहले जो है वो रेड लाइट जंप कर जाने पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का चालान होता था। लोग आराम से जो है वो चालान देते थे और मस्त होकर के जो है वो क्या हो जाते थे, निकल जाते थे। सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए का चालान हुआ करता था, 100 रुपए का चालान हुआ करता था। लेकिन आज के डेट की अगर हम बात करें तो आज के डेट में वो चालान कितने रुपए का है। अब कह रहे हैं कि अगर जो है वो चालान जो है वो कर दिया गया कितने रुपए का, 1000 रुपए का, तो ऐसे केस में जो है वो रेड लाइट जंप करना कम, पहले हेलमेट नहीं पहनने पे भी 100 रुपए का, ट्रिपलिंग करने पे 100 रुपए का, अब कितने का कर दिया गया है, 1000 रुपीज का। मुझे बताइए अगर फाइन पेनल्टी इंपोज कर दिया गया तो ऐसे केस में ऑफेंसेस थोड़े कम हो गए या नहीं हो गए। आगे देखिएगा जब हम लोग सिक्योरिटी लॉ में बात करेंगे कि सिक्योरिटीज मार्केट में अगर आप ब्रीच करते तो ज्यादा नहीं है, 10 साल का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भर पोसंपा, और ज्यादा नहीं 25 करोड़ तक का पेनल्टी है, 25 करोड़ तक का। और ये सीएस के ऊपर भी लागू होता है। यानी अगर आप जो है वो होनहार सीएस नहीं बने तो लाइफ तो सेट है। एक बार जो है वो नॉन कंप्लायंस करेंगे, 10 साल का फ्री लंच, फ्री डिनर और फ्री एकोमोडेशन, खाना पीना रहना सब जो है वो फ्री में मिल रहा है। और तो उसके लिए जमीन जायदाद बेचेंगे, नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, और जो है वो 2.5 साल का और जेल हो जाएगा। और यहां पे कह रहे हैं कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि अगर रामदीन की राम दुलारी कहीं काम करने जाना चाहे तो उसको भी क्या मिले, काम मिले। और साथ ही साथ अगर कहीं पे मेल और फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं तो दोनों को बेसिकली क्या किया जाए, उतना ही सैलरी मिले। ये नहीं कि रामदीन को दिन भर का 500 रुपए का दिहाड़ी मिलेगा तो राम दुलारी को सिर्फ 400 रुपए का मिलेगा। फिर याद दिलाऊं 1976 की बात कर रहे हैं, जहां पे ज्यादातर ये जो काम करने आते थे ये बेसिकली फिजिकल वर्क करते थे। और ऐसे में वो समझते थे कि अगर मेल पर्सन होगा तो क्या करेंगे, उनसे ज्यादा काम करवाएंगे, ज्यादा देर तक काम के लिए रोकेंगे, लेकिन अगर फीमेल होगा तो शायद हम ऐसा नहीं करवाएंगे। इसीलिए जो है इन्होंने कहा कि चाहे काम देने का समय हो, चाहे प्रमोशन का समय हो, चाहे ट्रांसफर का समय हो, चाहे और कोई फैसिलिटी देने का टाइम, उन्होंने कहा कि अगर एक जैसा काम है, एक जैसा स्किल रिक्वायर्ड है, सिमिलर नेचर का वर्क है, तो इनके साथ कोई भी डिस्पैरिटी नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये बेसिकली पर्पस था किस एक्ट का, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो चलिए अब हम यही देखना शुरू करते हैं कि क्या प्रोविजन इसमें दिया गया, और अगर कोई इस प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या फाइन पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फीमेल का जो है वो इन्वॉल्वमेंट करा सके किसमें, काम में। और आज आप देखिए कि 1976 से लेकर के अभी तक का ये प्रयास ही है, और ये इफेक्ट ही कह दीजिए कि आप अगर अब काउंट करना शुरू करेंगे तो सीएस करते हुए में आप काउंट कर लीजिए, जब आप मेल और फीमेल की काउंटिंग करेंगे शायद आपको इक्वेशन बराबर दिखे या फीमेल ज्यादा दिखे। ये मैं आपके सामने बस ऐसे ही आपको एक नजर मारने के लिए कह रहा हूं। ये इसीलिए कह रहा हूं कि ये उन्हीं चीजों का परिणाम है जो कब से हो रहा है, कब से, 1976। लेकिन आज आप जितने चौड़े होकर के घूमते हैं और जितना आप अपने आप को चौधरी समझते हैं,
स्थिति उस समय वैसी नहीं थी। आज आपको लगेगा कि सर ये कौन सा एक्ट है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन आज जो आप ये बात कह पा रहे हैं ना कि इसका कोई सेंस नहीं है, वो इसी सेंस के कारण है कि बहुत सेंसिबल लोगों ने सही समय पे क्या किया था, इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया था, ताकि उनको जो है वो क्या मिल सके, हर जगह जो है वो सही वेटेज। आज भी कुछ जगहों पे गलत है ये, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस है और इन्हीं चीजों के बदौलत वो थोड़ा डर भी जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग के लिए आइएगा तो ट्रेनिंग में आप देखिएगा कि लोग नॉर्मली थोड़ा जो है वो कम लेना चाहते हैं, फीमेल ट्रेनी को थोड़ा कम लेना चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या वजह है? वजह यह है कि अगर कभी लेट तक रोकना रहा, लेट तक रोकना मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम खराब है, फाइलिंग समय पे नहीं जा रहा और फाइलिंग होना जरूरी है, कहीं कुछ भेजना, या वो समझते हैं कि अगर हमारे पास मेल ट्रेनी रहा तो उसको हम दूर दूर भी भेज देंगे कि जाओ भाई नोएडा ऑफिस में चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, वहां से इन चीजों को लेकर के आ जाओ। उन लोगों के ऊपर भी डर इसी का बना रहता है कि कहीं मेरे फर्म की एक शिकायत अगर हो गई किसी भी तरीके से तो फिर क्या होगा, सारा का सारा लाइसेंस और जो बंदा खुद सीएमए कर करके बैठा है, सारे डिग्री वगैरह क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहां पे वो सारे प्रोविजन किए गए। और उससे भी जरूरी बात यह है कि उन्होंने इस एक्ट को इंप्लीमेंट करते वक्त जो है वो किसी को नहीं बख्शा। किसी को नहीं बख्शने का मतलब यह है कि चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर हो, चाहे कौन से सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। और अगर कहीं कुछ फैसिलिटेट करना था तो आप देखेंगे कि फीमेल वर्कर को और थोड़ा सा जो है फैसिलिटेट ही किया गया, ना कि कहा गया कि आप मेल वर्कर से काम कराएं और फीमेल को वहां पे काम ना दें। तो चलिए अब एक एक बात इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो जो हमने आपसे बात की, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून जो है वो कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैं पढ़ाऊंगा JIGL में, गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही, जहां हम देखेंगे कि किस किस तरह का प्रोविजन रखा गया है और क्या क्या हमें राइट्स दिए गए। जो इतने तरह की बात होती रहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, और बहुत सारे एक्ट में भी हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि क्या होना चाहिए, कहा गया कि इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, फॉर किसके लिए, लेकिन जरा देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर विच वर्क, इक्वल वर्क। इक्वल वर्क का मतलब है कि ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि मैं कहीं पे जो है वो गेजेटेड ऑफिसर हूं और कोई जो है वो फीमेल वहां पे क्लर्क है तो उसको उतना ही सैलरी मिले जितना किसको मिले, मुझे मिले। नहीं, अगर मैं कहीं पे गेजेटेड ऑफिसर हूं और कहीं फीमेल भी गेजेटेड ऑफिसर है तो उस केस में दोनों की सैलरी क्या होनी चाहिए, एक। अगर दोनों क्लरिकल पोजीशन पे है तो दोनों का सैलरी क्या होना चाहिए, एक। अगर डिग्री का अंतर है, अगर पोजीशन का अंतर है, वर्क का अंतर है तो हो सकता है, लेकिन सेम वर्क के लिए आगे डिफाइन भी करेंगे, सेम वर्क और सिमिलर नेचर के लिए कभी भी जो है वो अलग अलग सैलरी नहीं होगा। कितने बोला, आर्टिकल 39 ने। आर्टिकल 39 ने जब बोला तो उसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कौन सा एक्ट बनाया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया। अब इसमें कहा गया कि इस एक्ट का स्कोप कहां कहां, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एक्ट को क्या करे, हर जगह इन्फोर्स कर। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट मैटर को देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल मैटर को देखते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का काम है कि जितने भी तरह के काम वगैरह लोगों से कराए जा रहे हैं उन सारे चीजों की निगरानी किस डिपार्टमेंट के ऊपर है, किस मिनिस्ट्री के ऊपर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऊपर। और कहा कि इनका बस एक ही पर्पस, इक्वल रिम्यूनरेशन टू men and women and for the prevention of discrimination on the ground of sex against women in matter of employment। सिर्फ इसी बात पे कि ये मेल है और ये फीमेल है, उस बात पे कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, स्किल्ड के बेसिस पे कर रहे हैं, तो क्या तब भी ये कॉन्ट्रावेंशन होगा, कहा गया नहीं, तब कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। सिर्फ इस बेसिस पे कर रहे हैं कि ये फीमेल है इसलिए हम उसको जो है वो या तो नहीं ले रहे हैं जॉब में या क्या कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, कहा कि ये इसका जुरिडिक्शन है। द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट, एनी अदर लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो है वो एक्ट आपका है, और ये एक्ट कौन सा है, कोई भी एक्ट चाहे दुनिया में क्यों ना बना हुआ हो, कह रहा है कि जितने भी एक्ट बने हुए उन सब पे इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। और ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर उस एक्ट में कुछ लिखा हुआ और इस एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, ये वाला एक्ट। जैसे कहीं किसी जगह लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में मान लीजिए लिखा हुआ है कि इतने दिन के भीतर ये कंप्लायंस होना चाहिए, 60 डेज लिखा हुआ है। सेबी ने बोला कि ये चीज जो है वो होना चाहिए 45 डेज में,
और लिखा हुआ है कि सेबी के एक्ट जो है वो प्रिवेलिंग होंगे, तो इसका मतलब कितने दिन वो कंप्लायंस करना होगा। तो अगर चाहे कहीं कुछ भी क्यों ना लिखा हो, अगर इस एक्ट में जो जो बातें लिखी हुई कि फीमेल को ये फैसिलिटी मिलेगा या वर्क प्लेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो भले किसी एक्ट में कुछ लिखा भी हुआ तो भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एक्ट इस एक्ट से पहले बना हुआ हो चाहे इस एक्ट के बाद। ये एक्ट किसी आया है 1976, तो 1976 से पहले का भी कोई एक्ट बना होगा जो इसके कॉन्ट्रावेंशन में होगा तो भी उसे बदलना पड़ेगा, और 1976 के बाद भी कोई एक्ट आया है जिसके प्रोविजन इस एक्ट से थोड़े क्या हैं, अलग हैं, तो भी वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड आएगा। प्रिवेल कौन सा एक्ट करेगा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। इन्होंने कुछ एग्जम्पशन दिए। एग्जम्पशन क्या दिया, मुझे एक चीज बताइए, लॉ ने वर्ड क्या यूज किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला, एक बार जरा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फीमेल को ज्यादा फैसिलिटी देंगे, क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बोथ शैल बी ट्रीटेड एज सेम, या ये लिखा हुआ है कि फीमेल शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी, यही वर्ड लिखा हुआ इक्वल। और पता है इक्वल के लिए क्यों लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि उनको इक्वल में रखा नहीं गया था। अगर कोई चीज इक्वल में रहता तब ना हम प्रायोरिटी और बाकी चीज देते। मैंने हमेशा आपको कहा है कि लॉ जब बनता है तो उस समय के हालात क्या है उसको ध्यान में रख करके बनता है, लेकिन यहां पे इन्होंने देखिए एक्सेप्शन और एग्जम्पशन में क्या लिखा है, क्या ये लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ गिविंग व्हाट। ले भाई, कहते हैं ना कि पहले थोड़ा सा रास्ता दिया, अब बोला कि ना अब जो है हम आगे निकलेंगे। क्या कह रहा है ये लॉ, एग्जम्पशन में क्या कह रहा है, क्या एक्सेप्शन दे दिया। अभी अभी आपने कहा कि चाहे कोई और एक्ट कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, ये एक्ट उस पर ओवरराइड कर जाएगा और यही एक्ट प्रिवेल करेगा कि दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई, कह रहे उन जगहों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा जिन जगहों पे क्या कर रहे हैं, हाँ जी, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं किनको, यानी अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं तो इस एक्ट को नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक्ट क्या बोलता है कि वुमेन को एक्स्ट्रा फीचर दो, नहीं, ये क्या बोलता है, इस एक्ट ने बोला इक्वल दो। तो इसका मतलब है कि जहां पे भी जो है वो इक्वालिटी नहीं है वहां पे ये एक्ट प्रिवेल करेगा, और जहां पे वुमेन को ऑलरेडी जो है वो प्रिविलेज दिया हुआ है, कह रहे भैया तू मत जा, हमारा इरादा वुमेन को और फैसिलिटेट करना है, डाउनग्रेड करने का नहीं है। तो जहां पे ऑलरेडी उनको ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, लेट हर टू एंजॉय दैट फैसिलिटी। लेकिन जहां पे नहीं मिल रहा है, जहां पे राम दुलारी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, वहां पे राम दुलारी को काम दिलाओ। लेकिन अगर कहीं पे राम दुलारी को रामदीन से थोड़ा क्या मिल रहा है, ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, तो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करके और नीचे मत ले आओ कि तुम्हें जो है वो रामदीन इतना ही क्या मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। साथ ही साथ बोला इट शैल नॉट अप्लाई वेयर स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू वुमेन इन कनेक्शन विथ, कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट है जहां पे वुमेन को कुछ खास तरह की फैसिलिटी दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि रामदीन भी आकर के पैर हाथ फेंकना शुरू कर देगा, जैसे बच्चे नहीं पैर हाथ मारना शुरू कर देते, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। राम दुलारी को फैसिलिटी मिल रहा है और वो मैटरनिटी बेनिफिट का मिल रहा है उसको, कि बर्थ और एक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ चाइल्ड। रामदीन जो है वो पैर हाथ पटकेगा, ये क्या हुआ, ये तो भेदभाव हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 39 ने बोला है देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो उनको क्यों दिया मैटरनिटी बेनिफिट, वो भी 26 सप्ताह का, घर बैठे रहेंगे और उनको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। मैं भी घर बैठूंगा और मुझे भी 26 सप्ताह का क्या चाहिए। अब मुझे बताइए, तो उस जगह इस एक्ट को अप्लाई करेंगे, नो। क्यों, क्योंकि ये उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। या रिटायरमेंट, मैरिज और डेथ। अब आप कहेंगे सर ये क्या सेंस हुआ मैरिज और डेथ का। कुछ जगहों पे वुमेन के डेथ के रिचुअल का अलग जो है वो प्रोविजन था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं 76 की, तो उस समय कुछ और तरीका था, उसमें कुछ हो सकता है खर्च या ये ज्यादा लगते हो। मैरिज को लेकर के कहा गया कि हम इस चीज से अभी भी साफ तौर पे नहीं कह सकते कि कहीं भी ड्यूरी सिस्टम खत्म हो गया है,
कहते कितना भी कोई पढ़ा लिखा, आपके घर में भी मेल फीमेल लोग हैं, हमारे घर में भी सब है, इसीलिए यहां पे जो है वो झंडा लेकर के उठने की बात नहीं है, चीजों को समझने वाली बात है। मेरे भी घर में दीदी बुआ बहुत सारे लोग हाईली क्वालिफाइड, चाहे जो है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं, फिर भी जो है साफ तौर पे ना से इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया जाता है, शादी वगैरह में खर्च आपको करने हैं। कहा गया कि इन चीजों को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा कि अगर हम फीमेल को किसी भी कारण से उनके मैरिज के समय, रिटायरमेंट के समय या किसी और समय में कुछ ज्यादा दे रहे हैं, तो रामदीन चौड़ा होकर के ना बोले कि मेरे शादी में भी उतना दो, क्योंकि ये लॉ नहीं कहेगा कि रामदीन तुझे तो शादी में खर्च कम लगेंगे, क्योंकि तुझे तो बारात लेकर के जाना है, जहां बारात जाएगी वहां पे खर्च क्या होने हैं, ज्यादा होने। फिर बता रहा हूं, एक्ट कब का है, और आज भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, और वो हाईली क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किताबों में हाईली क्वालिफाइड, मानसिक तौर पे जिसकी संख्या 0.000%। मैं अपने ही बारे में आपको बताता हूं, अपने बारे का मतलब है कि हमारे तरफ का मतलब मैं इस देश से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मिथिला से हूं, मिथिला का मतलब बिहार में एक खास तरह का चीज हुआ, तो वहां पे आज के समय में भी अगर शादी होती है तो शादी में जो है वो बारात जो जाएंगे वो खाना खाएं, रात में जो हुआ रात में वहां स्टे करेंगे, अगले दिन फिर खाएंगे, फिर दोपहर में ठूसेंगे, फिर शाम में जब जाने लगेंगे तो उनके लिए आप जो है वो नाश्ता वगैरह पैक करके दीजिए। वो जब नहाएंगे तो उससे पहले सबके लिए अलग टॉवेल होना चाहिए, अलग साबुन होना चाहिए, अलग तेल होना चाहिए। आज ही सब लगा के मरेगा, वो सब कुछ जो है वो उनके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और सुनिए, अगर उनको जो है वो पानी चाहिए तो ये नहीं कि आप वहां बॉटल रख दिए, बुरा मान जाएंगे, तो ठीक है, और ठंडा या गर्म मिला है, देहर मिला दे थोड़ा सा। तो ऐसे कर करके आप क्या कीजिए, उनसे पूछिए, वरना वो बुरा मान। खाने के लिए वो सिस्टम नहीं चलेगा, बफे सिस्टम लगा दिया, खा रहे हैं, और अगर उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो ना का मतलब तो ना होता है। हम और आप खा रहे, अगर उन्होंने बोला नहीं चाहिए और आपने नहीं दिया, हो गया अपमान, मरेगा ये आज ही। लेकिन अभी इसका क्या हो गया है, अपमान हो गया। तो कैसे खिलाना है, एक आदमी साथ में नहीं नहीं ऐसा थोड़ा होता है, अपने नहीं दीजिए दीजिए दीजिए, ऐसे खिलाना है, ये तरीका है। और यकीन मानिए, जितना वो खाते नहीं है उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं, यानी उतने में कम से कम डबल बारात जरूर खा लेगा। जब उनका खाया हुआ देखेंगे ना, तो आपको जो है वो सही में कहिए तो गुस्सा और दुख दोनों आएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ऐसे करके लगता जैसे कि पहाड़ बनाने आए थे, कुएं का पहाड़ बना करके गए, इस तरह का कंडीशन है। तो इन्हीं चीजों के बेसिस पे कहा कि अगर उनको कुछ हम फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को क्या करके कर रहे हैं, देख करके कर रहे हैं। ऐसे केस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि ये एक्ट क्या कहता है, इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम बेटर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये एक्ट एप्लीकेबल, कौन सा एक्ट रहेगा, जो उनके लिए ज्यादा अच्छा है वो एक्ट क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। तो देखिए, इस एक्ट का पर्पस भी देखो और देखा कि ये एक्ट कहां एप्लीकेबल नहीं है, जहां पे इससे बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। यहां पे कहा गया कि जो हम रिम्यूनरेशन की बात करते हैं, वो रिम्यूनरेशन में क्या आया, कहा कि जो आप उनको बेसिक सैलरी देते हैं, साथ ही साथ एडिशनल इम्यूलमेंट्स किसी भी तरीके से, चाहे वो कैश में दे, चाहे किस में दे, काइंड में दे, चाहे वो एक्सप्रेस रहे, चाहे क्या रहे, एम्प्लॉयड रहे, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे क्या हो, इनडायरेक्ट। जैसे रामदीन काम करने के लिए गया, रामदीन काम करने के लिए जो है वो उसे पहुंचना था रिबॉक फैक्ट्री में, डायरेक्टली जाकर के काम करता है, पॉसिबल। और एक हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए गया, कॉन्ट्रैक्टर ने रामदीन जैसे 10-20 को बुलाया और चलो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कहा चाहे डायरेक्टली काम कीजिए, चाहे किसके जरिए काम कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कीजिए, दोनों में से किसी के भी जरिए काम कीजिए। कहा कि हर केस में, चाहे आपको ये कैश में मिलता हो, चाहे किस में मिलता हो, काइंड में, चाहे आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ हो या इनडायरेक्टली, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे क्या हो, एम्प्लॉयड हो, चाहे वो टेम्पोररी हो, चाहे क्या हो, परमानेंट हो। कहा कि जो फैसिलिटी रामदीन को, वही फैसिलिटी किसको, बस एग्जाम में लिखते तो रामदीन राम दुलारी नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, मेल इंप्लॉय एंड फीमेल इंप्लॉय, बस, या मेल वर्कर एंड फीमेल वर्कर। कहा कि दोनों को सेम मिलना चाहिए। अब इसका मतलब, अगर टेम्पोररी बेसिस पे रामदीन काम करने गया और टेम्पोररी बेसिस पे जो है वो राम दुलारी काम करने गई है, तो दोनों का सैलरी। और अगर मान लीजिए कि रामदीन जो है वो स्किल्ड वर्कर है लेकिन राम दुलारी अनस्किल्ड वर्कर है, पॉसिबल,
क्या दोनों का एक होना चाहिए? राम दुलारी भी स्किल्ड है, रामदीन भी स्किल्ड है, अब इनको क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के इनको डिफाइन करना पड़ा। और क्या डिफाइन करना पड़ा? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का क्या मतलब है? हाँ जी, रिटायरमेंट का मतलब है कि नहीं, रिटायरमेंट के समय इसलिए कहा गया, देखिए कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट होते हैं जिस एस्पेक्ट में जो है वो फीमेल के कुछ खर्चे हैं। जैसे रिटायरमेंट के समय के बाद भी मेडिकल का कुछ एक ग्राउंड होता है और उसमें लिखा रहता है, ये जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे है, सबका बायोलॉजिकल अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर है। तो इसलिए उनके कुछ और खर्चे के लिए रिटायरमेंट के समय भी कुछ और फैसिलिटी क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है। आइए यहां पे कह रहे सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ये बायोलॉजिकल थोड़े से डिफरेंसेस के कारण होता है। जैसे फीमेल जो है जब काम भी करते हैं तो उनको एक खास समय में जो है वो छुट्टी दी जाती है, जो छुट्टी रामदीन को नहीं मिलेगा। ये मंथ में 2 या 3 दिन का इस तरह का छुट्टी रहता है। तो ऐसे चीज के लिए ना रामदीन बोल सकता है और ना जो है वो उस समय भी, रिटायरमेंट के समय भी, क्योंकि उनको जो है कुछ और भी खर्चे इस चीज से रिलेटेड आएंगे, इसलिए वो चीज रखा गया है। मैंने आपको बोला कि ये बायोलॉजिकल और फिजिकल जो है वो चीज के कारण जो है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। आइए, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, इसमें इन्होंने क्या बोला है? बोला है कि अगर सेम स्किल लगे, सेम एफर्ट लगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या रहे? सेम रहे, और सेम वर्किंग कंडीशन में जो है वो काम कराया जाए, तो उसको हम बोलेंगे वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। जैसे कुछ ऐसे भी काम है जिस काम में फीमेल को काम नहीं करना है, लॉ ने मना किया हुआ है। और लॉ ने मना किया हुआ, जैसे पत्थर वगैरह की जहां घिसाई होती है वहां पे सिल्कोसिस नाम की एक बीमारी होती है। सीमेंट फैक्ट्री में जहां पे मोजाइक वगैरह का काम होता है उन जगहों पे, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर इन जगहों पे कोई भी जो है वो फीमेल काम नहीं करेगी। अब आप कहिएगा क्यों, अकेला रामदीन ही मरे? तो फिर इसको ऐसे लेकर के मत चलिए। फिर मैंने बोला कि बायोलॉजिकल जो है वो दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, और कुछ केसेस में कुछ चीज जो है वो राम दुलारी के लिए ज्यादा खतरनाक है। कहा गया कि अगर ये चीज जो है उनके लंग्स में जाएगी तो उनको ज्यादा दिक्कत होगा, लेकिन यही अगर रामदीन के जाएगा तो थोड़ा कम होगा दोनों को ही, लेकिन उनके बॉडी को क्या करेगा? ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर उनको काम नहीं कराया जा रहा है तो ये कहीं भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है। उस जगह पे बोला गया कि रामदीन काम करेगा और राम दुलारी काम, तो क्या वहां पे कॉन्ट्रावेंशन है? नो, कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। कहा गया कि यहां पे स्किल दोनों के पास है लेकिन फिर भी काम नहीं कराया जा रहा है। अब कहा गया कि अगर दोनों काम कर रहे हैं, उतना ही बॉडी की जरूरत है, उतना ही जो है वो मसल्स पावर की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम में ज्यादा मसल्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स पावर का मतलब क्या हो गया? ताकत वाला काम। अब अगर मान लीजिए मुस्कान आए हैं, कहां गए? अच्छा है। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पे जो है वो ताकत की जरूरत हो, मुस्कान को बोला जाए कि जाइए जरा उस काम को जो है वो पूरा करके आइए। अब ये जाएंगे, अगर रास्ते में हवा तेज चली तो फिर ये वापस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? आजकल 2-3 दिन से तूफान चल रहा था, मुझे चिंता हो रही थी कुछ बच्चों की कि वो जो है वो रस्सी वगैरह बांध के बाहर निकले हैं या नहीं निकले हैं, क्योंकि पता चला कि हवा में ही उड़ गए। तो कुछ जगहों पे जहां पे जो है वो ज्यादा ताकत की जरूरत है, अगर उस जगह पे उनको काम नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो काम जो है वो उनसे नहीं होगा, तो क्या फिर जो है वो कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं। कहा गया कि अगर उतना ही स्किल, उतना ही एफर्ट, उतने ही ताकत से दोनों काम कर सकता है तो फिर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर डिफरेंस है भी, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो किसी भी तरह से कह रहे हैं, इफ डिफरेंसेस बिटवीन स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड ए मैन नॉट ऑफ व्हाट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, दिया हुआ है कि है कितना भी अगर काम हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि मुस्कान जो है वो धक्का दे रहे हैं किसी काम में करने के लिए गए हुए, और इधर काम करने के लिए जो है वो चेक क्या नाम आपका बच्चे, आपका नाम? हाँ, राजेश। अगर मान लीजिए कि राजेश और इधर जो है वो मुस्कान, कोई काम है, फिजिकल वाले काम है, अब मुझे बताइए, लेकिन काम क्या है वो सुनिए। इस बॉटल में एक बॉटल पानी है और ये एक बॉटल पानी उस रूम पहुंचाना है। एक बॉटल पानी क्या करना है? केस लॉ पूछेगा, इसीलिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, वहां पे आपको ध्यान रखना है। एक बॉटल पानी मुस्कान को पहुंचाना है और
राजेश को भी यही चीज कहा गया। मुझे एक ही बताइए, इन दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ में अंतर है या नहीं? अगर आपको भरोसा नहीं तो उनको बोलिए जोर से फूकने के लिए, देखिएगा ये हिलने लगेंगे। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में अंतर है, लेकिन है अंतर, लेकिन ये अंतर जो है क्या प्रैक्टिकल डिफरेंस यहां रखेगा? काम कौन सा है? तो ये एक बोतल पानी ये भी रख करके आ जाएंगे और वो भी रख करके आ जाएंगे, 2 बोतल पानी तब भी चलेगा। लेकिन अब जो है वो 20 लीटर वाला वो बिस्लरी का बोतल जो वो नीचे से उठा के ऊपर रखता है, ये रखना रहे, वो यहीं पे रहेंगे और वो क्या करेंगे, कर देंगे। तो यही मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं है। कब? अगर एक बोतल पानी, दोनों के स्ट्रेंथ में अंतर है लेकिन वो क्या नहीं रखता है, प्रैक्टिकल। ऐसे केस में इनके और इनके तनख्वाह में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर 20 लीटर वाला पानी का उठवाना है तो उस केस में जो है वो इनको लेंगे या इनको? अगर मुझे किसी ने एक साथ 4-5 ने नहीं काट खाया होगा तो मैं इनको ही लूंगा, और एक साथ 4-5 ने काटा होगा तो किनको लूंगा, इनको। तो यहां पे यही बोला गया कि अगर एक जैसा स्किल हो, सेम वर्क हो, और अगर डिफरेंस है भी किसमें, मेल और फीमेल के स्ट्रेंथ में, तो वो क्या नहीं रखता है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्लियर है? ये कहलाया सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। और ये क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि लॉ ने जो बोला है वो ये बोला है कि फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ व्हाट, सिमिलर नेचर, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी डिस्पैरिटी इन द रिम्यूनरेशन। तो दोनों के रिम्यूनरेशन में कोई अंतर, अगर वो कौन सा काम कर रहे हैं, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, और इसीलिए उसमें रखा गया कि है भी अंतर तो उसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। बात ठीक है। पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन, पहला इसके तहत क्या मिलेगा आपको, इक्वल रिम्यूनरेशन, जो इसका प्रोविजन है, नो एम्प्लॉयर शैल पे टू एनी वर्कर रिम्यूनरेशन एट रेट व्हाट लेस फेवरेबल देन पेड टू द वर्कर ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी मेल फीमेल दोनों को क्या मिलना है, एक जैसा, इन सच एस्टैब्लिशमेंट फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ। अब देखिए, इसी चीज के लिए पहले हम रिम्यूनरेशन का डेफिनेशन देखे हैं, फिर किसका डेफिनेशन देखे हम, और रिम्यूनरेशन के डेफिनेशन में आप देखिए जरा सा क्यों यहां पे लिखा हुआ है कैश और इन, पता है इसमें क्या, क्यों ये इसी लिखा गया कैश और इन काइंड। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, रामदीन को भी दिया मान लीजिए एक दिन का 500 रुपया, और रामदुलारी को भी दिया 500 रुपया। उसके अलावा क्या किया, यहां पे रामदीन को जो है वो क्या किया इन्होंने कि एक्स्ट्रा जो है वो 2 kg राइस दे दिया। पॉसिबल? कैश नहीं था, किसमें दे दिया, काइंड में। अब मुझे बताइए, दोनों सेम काम करते हैं, सेम वर्क के लिए मिला। अब मुझे बताइए क्या ये इस लॉ के अगेंस्ट है? कहां, दोनों को तो 500-500 ही दे रहे हैं। तो काइंड दे दिया तो क्या हो गया, जल्दी से लॉ के लैंग्वेज पे आइए। लॉ ने क्या बोला है, इक्वल व्हाट, इक्वल व्हाट, वर्ड बोलिए, इक्वल रिम्यूनरेशन। और रिम्यूनरेशन में उन्होंने किसको शामिल कर दिया, कैश को भी और किसको। देखिए यही लॉ का ब्यूटी है, लॉ ने रिम्यूनरेशन बोला है कि फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ व्हाट, सिमिलर नेचर, द रिम्यूनरेशन शुड बी सेम। तो इसीलिए किसी भी तरह से रिम्यूनरेशन में उन्होंने क्या किया, रिम्यूनरेशन में बेसिक वेजेज प्लस साफ लिखा है एनी एडिशनल इम्यूलमेंट्स, और भी कोई पैसा मिलता है तो, जैसे मान लीजिए वो रामदीन को ट्रेवलिंग अलायंस देते हैं कि रामदीन अगर जो है वो किसी दिन नोएडा ऑफिस जाता है तो उसको जो है वो आने जाने का खर्चा प्लस एक्स्ट्रा जो है वो हो सकता है 50 रुपीज क्या करते हो हम देते हो। लेकिन यही चीज जो है अगर रामदुलारी जाती हो तो उसको शायद हम प्रोवाइड नहीं करते हो। बोला गया कि अगर ऐसा है तो ये चीज जो है वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि लॉ ने क्या बोला, देयर शैल बी इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर सेम और वर्क ऑफ व्हाट, सिमिलर नेचर। तो अब यहां पे वापस पहुंचिए, दिस मीन्स मेन एंड वुमेन आर टू बी पेड सेम रिम्यूनरेशन फॉर द सेम और सिमिलर वर्क। इसको इग्नोर कीजिए, इंप्लायर का मतलब हर वो जगह जिसको हम लोग इंप्लायर करते हैं वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। कहा, हाँ जी, कुछ नहीं, डिफाइन किया कि सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का मतलब है कि मैंने बोला कि एक बोतल जो है वो पानी उठा के जाना है। अब बोतल में 1 लीटर में जितना वजन होगा उसकी जगह मैंने वहां पे 2 बुक रख दिया, तो दोनों सेम काम हुआ,
एक वर्क हुआ कि बॉटल वहां उठा करके रखना है और एक मैंने बोला बुक उठा करके रखना है, दोनों का वजन सेम है, ये सेम वर्क हुआ? नहीं, ये सिमिलर क्या हो गया? नेचर हो गया, क्योंकि एक जो है वो पानी का बोतल और एक क्या है? किताब है, जबकि दोनों का वजन क्या किया मैंने? सेम रख दिया। इसीलिए लॉ ने डिफाइन किया है कि चाहे सेम वर्क हो या वर्क ऑफ क्या हो? सिमिलर नेचर। क्योंकि देखिए लॉ को तो लॉ के वर्ड से ही ना लोग डिफीट करेंगे, इसलिए उन्होंने लिख दिया, नहीं तो वो बोलेंगे ये सेम वर्क नहीं है, तब उन्होंने बोला सेम वर्क नहीं है, नेचर तो क्या है? सिमिलर ही है। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पे काम हो रहा है और ये काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन के साइट पे, तो कंस्ट्रक्शन के साइट पे जो है बोलेगा कि रामदीन बालू उठा रहा है, तो राम दुलारी तो जो है वो गिट्टी उठा के ला रही है। गिट्टी समझ रहे हैं, वो छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं, स्टोन जो होते हैं। तो मुझे बताइए ये सिमिलर नेचर हुआ या नहीं? सेम वर्क तो नहीं हुआ। एक बालू उठा रहा है, वो तगारी जैसा जो होता है जिसमें ऐसे करके उठा लेते, और एक क्या उठा करके ला रही है? तो कहा कि बॉस दोनों तो वही काम है ना, फिजिकल वर्क वाला ही काम है और वही काम कर रहे, तो ये सेम वर्क में नहीं आकर के किस में आ जाएगा? इसीलिए डिफाइन करके उन्होंने क्या बोल दिया? सेम वर्क और वर्क ऑफ व्हाट? सिमिलर नेचर, दोनों ही चीज बोल दिया। कह रहे कि नो एम्प्लॉयर शैल मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन व्हाइल मेकिंग क्या चीज? किस समय? इसका मतलब सैलरी तो सेम देना है। सेम देना है कब? जब वर्क ऑफ व्हाट? सेम वर्क और वर्क ऑफ व्हाट? सिमिलर नेचर। तो आपको क्या करना है वैसे केस में? आपको वैसे केस में सेम रिम्यूनरेशन देना है। लेकिन अब कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के समय आपने कहा कि सेम तब ना देंगे जब राम दुलारी को क्या करेंगे? काम पे लगाएंगे। कहा कि राम दुलारी को हम काम पे लगाएंगे ही नहीं, राम दुलारी को हम काम पे रखेंगे ही नहीं। कहा कि अगर आपने ऐसा सोचा तो ईना चौलबे, आपको उनको क्या करना पड़ेगा? काम पे रखना ही पड़ेगा। फॉर व्हाट? फॉर द सेम और सिमिलर वर्क और चेंजिंग सर्विसेज कंडीशन लाइक, आगे भी देखिए, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर। अब इसमें क्या है? अगर मान लीजिए प्रमोट करने की बारी आई, कहा कि ठीक है, देखिए कितने कितने अलग अलग जगह पे। एक तो पहले बोला कि लेंगे नहीं, लॉ ने बोला लेना पड़ेगा, बोला ठीक है ले लेंगे। सैलरी दोनों को एक जैसा नहीं देंगे, लॉ ने क्या बोला? फिर मुक्का मारा और बोला कि सैलरी भी क्या करना पड़ेगा? कहा कि ठीक है अब रुको, रामदीन को प्रमोट कर कर करके सुपरवाइजर बना दिया और राम दुलारी जो है वो उसी पोजीशन पे रह गई। बोला कि ये भी नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? कहा कि प्रमोशन के लिए इनको भी क्या मिलना चाहिए? सेम। कहा कि अच्छा ठीक है प्रमोशन ना है, ठीक है देंगे। अब जो है वो इधर रामदीन को जो है वो स्किल्ड लेबर बना दिया। कैसे बना दिया? ये देखिए, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयर उसको ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, कंप्यूटर सिखला दिया, कुछ और सिखला दिया और उसको जो है वो अलग कैटेगरी में रख दिया। अब उसको ज्यादा मिलने लगा। इधर राम दुलारी की बारी आए तो उसको ट्रेनिंग वगैरह में ज्यादा नहीं भेज रहे हैं। लॉ ने फिर क्या बोला कि इनको भी क्या करना पड़ेगा? कहा ठीक है ट्रेनिंग भी ले लो। अब कहा कि डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। रामदीन पहले जो है वो मैनुअल काम में था, अब इसको जो है वो जो ऑटोमेटिक काम में भेज दे जहां पे सिस्टम वगैरह का काम होता है। दोनों को ट्रेनिंग भी दे दे, क्योंकि लॉ ने क्या बोला? ट्रेनिंग भी दो, तो दोनों को ट्रेनिंग दे दिया। लेकिन इसको जो है वो रख रहे हैं इसी ऑफिस में जहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क हो रहा है, और उसको ट्रांसफर करके कहां भेज दिया? हेड ऑफिस भेज दिया, जहां पे सारे काम क्या हो रहे? कंप्यूटराइज काम हो रहे या ऑफिशियल वर्क हो रहे। तो उन्होंने क्या बोला? ट्रांसफर भी। कहने का मतलब यह है कि हर तरह से लॉ ने क्या बोला कि पहले लेते वक्त भेदभाव नहीं, लेने के बाद जो है वो सैलरी में भेदभाव नहीं, वहां पे वर्क के दौरान प्रमोशन में भेदभाव नहीं, ट्रेनिंग देने में भेदभाव नहीं, और ट्रांसफर के समय उनको भी फेवरेबल जगहों पे भेजा जाए। ये नहीं कि एक तरह से पनिश करने के लिए कि राम दुलारी तू तो बहुत बड़ी चौधराइन हो गई ना, तो जा तेरा ट्रांसफर उस सरे हुए जगह पे करते। कहा कि नहीं, ये भी चीज नहीं। तो किसी भी तरीके से जो है वो आप उनको पेनलाइज नहीं करेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। कहा कि ये बुद्धि आखिर उनको देगा कौन? गवर्नमेंट को। तो कहा गया कि इस बुद्धि को देने के लिए जरा सोचिए, ये सारा चीज जो है वो होगा किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी भी जगह कहीं पे भी जो है वो कमेटी बैठती है और वो कमेटी क्या करती है? वो कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देती है कि हमारे देश की स्थिति ये है, यहां पे जो है वो ऐसा सुधार होना चाहिए या इस तरीके से क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। यही कमेटी का काम होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि ये क्या करे?
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे चूंकि ये एक्ट आपका सेंट्रल लेवल पे, इसलिए कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौन सा कमिटी बनाए। कहा कि वो एडवाइजरी कमिटी बनाए, एक या एक से ज्यादा एडवाइजरी कमिटी बनाए, और वो एडवाइजरी कमिटी क्या दे, वो जो है वो आपको बताए कि क्या किया जाए जिससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए क्या हो जाए, बढ़ जाए, और अलग अलग जगहों पे उनको जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन का क्या मिले, मौका मिले। ये काम किनको सौंपा गया, ये काम सौंपा गया एडवाइजरी कमेटी को। जब एडवाइजरी कमेटी को ये काम सौंपा गया तो जरा सोच करके देखिए, आपने जो है वो बिल्ली को जो है वो दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया कि दूध को जो है वो पिए ना। तो इस एडवाइजरी कमेटी में अगर सारे के सारे मेल मेंबर होंगे तो जरा सोचिए वो कितना शानदार विचार व्यक्त करेंगे और वो कितना अच्छा अच्छा बात बोलेंगे कि उनके जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए। सोच के देखिए, प्रैक्टिकली आपने एडवाइजरी कमेटी भी बना दिया, उन्हीं एडवाइजरी कमेटी के बेसिस पे कानून में फेरबदल भी होने हैं, और उसमें सारे के सारे जो है वो रामदीन बैठे रहे। रामदीन का मतलब है सारे मेल मेंबर बैठे रहे। क्या मुझे बताइए एक्ट का पर्पस पूरा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगला लाइन पढ़ करके देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी एडवाइजरी कमिटी शैल है या मे है, और शैल का मतलब लॉ में क्या होता है, मैंडेटरी, कंपलसरी, यानी आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर मे लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, चाहे तो मानिए और चाहे ना मानिए, ये आपका चॉइस रहेगा। लेकिन यहां पे कोई चॉइस अवेलेबल है? कहा यहां पे कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है। तो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नॉट लेस देन 10%। यहां तक भी बात जो है वो 10 से कम पर्सन नहीं होंगे। क्या फर्क पड़ता है 10 हो, 20 हो या 50 हो? रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया सारे मेल मेंबर हैं। कहा कि नहीं, लास्ट वाला चीज बड़ा शानदार है, और वो है 1/2 व्हाट, 1/2 का मतलब आधे हो गए। तो जरा बताइए मैक्सिमम हुआ या मिनिमम? रुकिए, जो लॉ में, रुक जाइए, जो लॉ में लिखा हुआ है वो एज इट इज है। देखते हैं आपका किडनी कितना काम करता है। छोटा सा चीज इंटरप्रेट करना है, समय 30 सेकेंड। जिनसे पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है वो बताइए। सिर्फ अपना दिमाग, आवाज कहीं नहीं आनी चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं, अपना सोचिए। 30 सेकेंड सोचने के लिए, जिनको लगे कि उन्होंने सोच लिया बस हाथ ऊपर कीजिए, सोचिए खुद से, आप बताइए। चलिए, जिनका जो व्यूज है। हाँ जी, भूमिका। तब तो सीधे रामदीन को भगा ही दीजिए ना, तब रख ही क्यों रहे हैं? अच्छा, ये लाइन ये कह रहा है। हाँ अंकित, बस इतना ही कह रहा है ये, एक ज्यादा एक कम नहीं। लॉ के इंटेंट को समझिए। उन्होंने वर्ड यूज किया यहां कौन सा, ये जो इंप्लाइड है वो क्या है, मिनिमम। आप सारे के सारे वुमेन रख दीजिए, कह रहे हैं वी डोंट माइंड, मतलब वो कॉन्ट्रावेंशन, लेकिन सारे के सारे बागर बिल्ले नहीं हो सकते, यानी सारे के सारे जो है वो रामदीन नहीं हो सकते। आप चाहे तो जो है वो उसमें 100% जो है वो क्या रख दीजिए, 100% आप फीमेल रख सकते। यही कह रहा है, एवरी एडवाइजरी कमिटी शैल कंसिस्ट नॉट लेस देन 10। 10 तो होंगे, चाहे 10 राम दुलारी, चाहे 10 रामदीन, चाहे दोनों का मिक्सचर। लेकिन कहा अगर मिक्सचर की बात, अगर सारे के सारे राम दुलारी हो तो नो इशू, लेकिन अगर जो है उसमें मिक्सचर है तो उस केस में कहा गया कि कम से कम 1/2 शैल बी, यानी आधे कम से कम क्या होंगे, वुमेन। और अगर सारे वुमेन हुए तो कोई इशू। अब मुझे बताइए 10 है तो ना, 10 है तो कम से कम वुमेन कितने होने चाहिए? ध्यान से, अगर मान लीजिए कि 20 मेंबर है, पॉसिबल है या नहीं? अब बताइए इसमें कितने वुमेन का होना कंपलसरी है? 5 ना। अभी तो ऊपर में बोला कि 10 और उसमें से आधे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 10 कम से कम जो है वो मेंबर होने चाहिए। लेकिन अगर आपने मेंबर रख लिया 20,
तो 1/2 का मतलब हमेशा 10 का आधा नहीं, जितने आपके मेंबर है उसका कितना। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि यहां पे 21 मेंबर है, अब बताइए मिनिमम कितने वुमेन का होना जरूरी है। हाँ, 10। जिनका जिनका कहना 10 है हाथ उठाइए, और जिनका जिनका कहना 11 है। जिनका कहना इसके अलावा भी कुछ है वो भी कह सकते हैं। मैंने मिनिमम बोला था, तो मिनिमम का मतलब है लॉ ने क्या बोला है कि मिनिमम हाफ क्या होने चाहिए, वुमेन। 21 का आधा निकाल लीजिएगा या मैं डिवाइड करूं, 10.5। 10 राम दुलारी और आधा काटेंगे, इसका मतलब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कि हमने 10 रखा तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं, क्योंकि लॉ ने क्या बोला, अगर एक फ्रैक्शन में भी कम है तो लॉ का क्या हो गया। और आगे दिखलाऊंगा कॉन्ट्रावेंशन होने पे इसमें इंपीचमेंट तक का प्रोविजन है। कॉन्ट्रावेंशन ना हो इसके लिए आप क्या रख लेंगे, 11। अगर 11 रखा तो कॉन्ट्रावेंशन होगा, हम 10.5 ही रख लेंगे तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, लेकिन 10.5 जो है वो रख पाना पॉसिबल। शेयर्स और इंसान ये दोनों जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। पैसे वगैरह है तो हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, लेकिन जो है वो इंसान है तो उनको फ्रैक्शन में हम नहीं कर सकते। तो यहां पे जो है वो कितने होंगे, कम से कम 11। अब अगर मान लीजिए कि इस पे कोई भी केस लॉ देगा तो कर लेंगे। आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक है एमसीक्यू और एक क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू के लिए हर एक स्लाइड से आपको क्या करना है, एमसीक्यू। जो नए बच्चे हैं एकदम ध्यान से सुनेंगे, 2 कॉपी आपको बनानी है हर सब्जेक्ट की मेरी, एक क्लास वर्क की कॉपी और एक होमवर्क की। मैंने आपको पिछले क्लास में बता भी दिया था, फिर रिमाइंड करा रहा हूं। क्लास वाले कॉपी में जो भी यहां क्लास में करेंगे वो सारे चीज, जब मैं लिखने के लिए कहूंगा जो भी चीज कहूंगा, और होमवर्क वाले कॉपी में क्या करेंगे, एमसीक्यू वगैरह रेज करेंगे। अब यहां से जो है वो एमसीक्यू बन सकता है या नहीं बन सकता है, देख लीजिए कितने मेंबर होंगे, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। और वो मेंबर मिनिमम कितने होंगे, क्या हो सकता है, इस पे बन सकता है। या हो सकता है जैसे मैंने क्वेश्चन दिया वैसे ही क्वेश्चन दे दे कि देर आर 21 पर्सन इन एडवाइजरी कमिटी, मिनिमम हाउ मेनी फीमेल शुड बी देयर। अब वहां पे 10, 11, 12 जितने कंफ्यूजिंग है सब जो है वो क्या कर सकता है, वर्ड मिनिमम बोला है तो वहां पे क्या देना पड़ेगा, 11। हाँ जी, अब आप कुछ पूछ रहे थे रिया। लॉ को बदलना नहीं है बच्चे। सबसे पहले मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया है, मेरा काम लॉ को आसान करना है। लॉ मेकर जो है वो कह रहे हैं कि ये लॉ है किनके लिए, क्या बायसनेस होगी, क्या रामदीन को जो है हम बाहर निकाल रहे हैं। और फिर लॉ के इंटेंट को समझिए, कब की बात है ये, 1976। आज तक तो स्थिति बराबर नहीं हुआ है। आप क्या सोचे, कुछ ही लोग वेल ब्लेस्ड है कि कान में जो है वो हेडफोन लगाया, व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन। तो ये जो है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। आज भी अगर कहीं जाएंगे तो स्थिति बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश की बुराई है या कुछ है, लेकिन अगर स्थिति को जानिएगा नहीं तो देश को अपलिफ्ट कैसे आप कराइएगा। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने कहा कि अगर सारे के सारे जो है वो फीमेल भी हैं तो भी एडवाइजरी कमेटी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मेल डोमिनेटेड होगा तो वो कभी भी जो है वो फीमेल के जो है वो पॉजिटिव साइड को लेकर के नहीं चलेंगे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे। आज की डेट में आपको पता है बहुत सारे जगहों पे फीमेल के लिए रिजर्वेशन भी हुआ है। यूपीएससी और बहुत सारे सरकारी नौकरी में 10% का रिजर्वेशन, कहीं पे 35% का भी है। और अगर सिविल सर्विसेज वगैरह की बात करें तो स्टेट सिविल सर्विसेज में जो है वो काफी ज्यादा रिजर्वेशन भी दिया गया। रीजन बस इतना ही है कि पहले से जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर नहीं देंगे रिजर्वेशन तो पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। SC, ST, OBC कोई भी हो तो माइंड मत कीजिएगा, आप एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, आपको चीजों को समझना है। जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा था, वो इसीलिए रखा था क्योंकि उन लोगों का अपलिफ्टमेंट जरूरी था। उनको कोई फैसिलिटी ही नहीं मिला था क्या करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मकसद ये था कि हमेशा नहीं रहेगा, जब वो लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे तो रिजर्वेशन क्या कर देंगे,
तो कास्ट के बेसिस पे उस समय रिजर्वेशन दिया गया और अब कहा जा रहा है कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि उनमें से ही कुछ लोग जो है वो आईएएस आईपीएस हैं। अब सोचिए, और उनके भी बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो भी आईपीएस आईएएस आईपीएस बन रहे हर जगह, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे हर जगह पे हो। कहा गया कि नहीं, जो रियली जो है वो अनप्रिविलेज्ड है उनको फैसिलिटी दो, मुंह देख देख करके और कास्ट देख देख करके देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी भी कास्ट में, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अगर वो फाइनेंशियली नहीं है कैपेबल, तो उसको क्या कीजिए, उसको आप अपलिफ्ट कीजिए। लेकिन अगर किसी भी कास्ट में कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तब आप उसके लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर रहे हैं। अरे भाई, वो शुरू से डीपीएस में पढ़ रहा है और इधर बहुत सारे जो हैं, जो अपर कास्ट है, वो सर्वोदय विद्यालय में है, क्योंकि उसके पापा मजदूर है, तो वो कहां से पढ़ लेगा। तो इसीलिए जो है वो धीरे धीरे बदलने का। ठीक इसी तरह से जब हमारा लॉ बना, तो लॉ का बस इतना ही पर्पस, क्या पर्पस था, फीमेल के पार्टिसिपेशन को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, इसलिए ये रखा गया था। क्लेम एंड कंप्लेन, आपने प्रोविजन तो दे दिया, लेकिन अगर राम दुलारी को वो चीज नहीं मिला तो इसका भी तो इंतजाम कीजिएगा। तो आप कहिएगा हाँ बना हुआ तो है, कोर्ट है, आएंगे वहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन गया तारीख। कहा गया कि नहीं, इसके लिए जो है वो ऑलरेडी क्या किया, कहा कि आप जो है वो कहां आएंगे, कहा कि लेबर ऑफिसर से बिलो रैंक का पर्सन नहीं होगा। जहां पे अगर आपको किसी भी तरह का इशू है, और ये इशू किस चीज से रिलेटेड है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, या तो आपको काम नहीं दिया गया, भेदभाव किया गया, या प्रमोशन में दिक्कत, या आपको ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर आपको गलत जगह पे भेजा जा रहा है, या सैलरी या वेजेज आपके जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चीज है तो कंप्लेन जो है आप कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। कंप्लेन अराइजिंग कौन कौन सा, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेज एट इक्वल रेट पे, या फिर कह रहे हैं कि इसमें जो है कोई भी और एस्पेक्ट है, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम एक खास एरिया में डिफाइन करेंगे किसको, लेबर ऑफिसर को। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका उत्तम नगर, जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट, तिलक नगर। इस पूरे एरिया में जितने भी जो है वर्कर काम करते होंगे, उनके लिए एक बना दिया कि इस लेबर ऑफिसर के पास आप आकर के क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लेन किस बात का होगा, कि मियां बीबी का, यानी कि रामदीन और जो है वो राम दुलारी का आपस में झगड़ा हो गया, उसके लिए अगर उनके आपस में झगड़ा हो गया तो उसके लिए अलग से फैमिली कोर्ट है या नहीं है, कहा गया वहां जाइए। कहा गया कि ये कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी बात की सुनवाई करेगा कि इन 4 इलाके में जो भी मजदूर काम करते हैं, जो भी फीमेल इंप्लॉय काम करते हैं, उनको अगर वेजेस, उनको जो रिक्रूटमेंट में जो है वो कहीं जो है वो क्या किया गया, भेदभाव किया गया, सैलरी में भेदभाव किया गया, प्रमोशन में किया गया, ट्रांसफर में किया गया, ट्रेनिंग में किया गया, तो वो आ सकते हैं। लेकिन उसी जुरिडिक्शन के किसके पास जाएंगे, लेबर ऑफिसर के पास जाएंगे, जिनको उस एरिया के लिए क्या किया गया है, अपॉइंट। और ऐसा करने के पीछे बहुत साफ मकसद है। अगर एक ही जगह सारे लोग जाएंगे तो केसेस ज्यादा होंगे, समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और इनको इन चीजों को क्या करना है, जल्दी निपटाना है। कहा कि कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस, आपने कंप्लेन किया तो कहा कि इस कंप्लेन को कोई भी किससे छोटा कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इससे छोटा कोई भी अदालत जो है वो इस केस की सुनवाई नहीं करेगा। ये क्या हुआ कि हमारे यहां कोर्ट का पूरा ऑर्डर बना हुआ है, जिसमें जो है आपके जो है वो कोर्ट में जो है वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ऐसे करके आपका जो है वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि कौन सा कोर्ट, कि कभी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और कौन सा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब याद रखिएगा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों ऑप्शन कि यही लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, इससे छोटा कोई भी कोर्ट जो है वो केस की सुनवाई नहीं कर सकता है अंडर दिस एक्ट। और कहा कि कोई भी कोर्ट अपने कॉग्निजेंस में, कॉग्निजेंस का मतलब होता है चीजों को अपने जानकारी में लेना और उस पर क्या करना, कार्रवाई शुरू करना। कहा कि तब तक नहीं करेंगे, कब तक, जब तक या तो इट्स ओन नॉलेज, उनको खुद पता चला। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज में कुछ सुन रहे होते हैं, कोर्ट को भी नहीं था पता, कोर्ट ने भी न्यूज सुना और उसके बाद खुद चीजों को कॉग्निजेंस में ले लिया, कोई भी कंप्लेन नहीं किया। ऐसे यहां पे कह रहे हो खुद ले सकते हैं, और या फिर कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन हुआ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या
स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कंप्लेन किया, या फिर जो है जिस पर्सन को शिकायत थी राम दुलारी खुद आई तो उनके जो है वो कंप्लेन पे, या वेलफेयर आपके जो है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, इसको कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं वेलफेयर एनजीओ वगैरह को, और ज्यादातर मामले लेकर के यही आते हैं। आप देखिएगा कि फीमेल कहीं भी काम कर रहे हैं, इसको लेकर के आपका एक और भी आपका एक्ट है जो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आगे है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का अगर सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, उसको लेकर के पूरा का पूरा एक्ट बना हुआ है, और वो एक्ट भी आपको जानना है। उन चीजों में आप देखिएगा सबसे पहले जो महिला आयोग ही आती है, नहीं आती है वुमेन जो है वो काउंसिल आती है, तब जाकर के न्यूज वगैरह में शोर मचता है, तो जाकर के चीजें सुनी जाती है। कहा गया या तो राम दुलारी खुद आ जाए, या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके जानकारी में कोई बात आई है तो ये ट्रायल शुरू कर सकते हैं। और या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह जो इसी पर्पस के लिए बने, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो भी केस क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अगर लॉ ये अधिकार नहीं देगा तो मेरी चीज के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पे कानून में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या तो मैं केस फाइल करूंगा, मेरे लीगल हायर करेंगे। हर केस में क्या आपने देखा है लिखा हुआ है कि कोई भी एनजीओ आकर के केस फाइल कर सकता है? अभी हम लोग आज पेटेंट ही पढ़ रहे थे, लिखा हुआ था कहीं पे कि कोई एनजीओ या कोई महिला आयोग आकर के कर सकते हैं। लिखा हुआ था कि जो इन्वेंटर है वो, या फिर उसके लीगल हायर, या जो उसके असाइनर है, यही कर सकते हैं। यहां पे बेसिकली कह रहे हैं कि कोई जो है वो एनजीओ भी आकर के कंप्लेन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू इलिटरेसी। राम दुलारी को नहीं है पता कि कहां पे जाएंगे और कहां पे केस क्या करेंगे, फाइल करेंगे। पढ़े लिखे लोगों की तो जान निकल जाती है। अगर अभी आपको बोला जाए कि इस मामले में जाइए कोई केस फाइल करके आइए, तो जस्ट इमेजिन, सोच करके देखिए हालात रामदीन के और राम दुलारी के, जिनको जो है वो 2 वक्त के रोटी के लिए लगातार जूझना पड़ रहा है, उनके दिमाग में इतना आइडिया कि उस मजिस्ट्रेट के पास तो उसके पास जाकर के, और मेरे लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बना हुआ है, तो उस केस में कौन है इनके लिए मदद के लिए? अगर कोई एनजीओ आना चाहे तो एनजीओ मदद इनकी कर सकता है। कहा कि जो फैसला सुनाया गया, अब फैसला क्या होगा कि राम दुलारी को काम पे लिया जाए, अगर काम पे नहीं लिया गया तो, या रामदीन को जो है वो उतना ही वेजेस दिया जाए, और अभी तक जितना वेजेज उनका काटा गया है वो उनको इंटरेस्ट के साथ क्या किया जाए। हो सकता है पिछले 1 साल से रामदीन को वहां काम करने पे 1000 मिल रहे हो, इनको 500 मिल रहा हो, तो हर महीने के जो है वो उनको जो कम मिले हैं वो विथ इंटरेस्ट क्या करो, पे करो। अब जब ये फैसला सुनाएगा, या उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उनका क्या करो, प्रमोशन करो, उनको भी ट्रेनिंग दो। जो भी शिकायत थी, शिकायत की सुनवाई हुई तो या तो ये राम दुलारी को पसंद नहीं आया, या इंप्लॉयर को पसंद नहीं आया। इंप्लॉयर को क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि जितना फाइन पेनल्टी और अमाउंट और इंटरेस्ट इंपोज कर दिया है कोर्ट ने, वो एक्सेस लग रहा है किसको, इंप्लॉयर को, एक सिचुएशन। दूसरा, जितना जो है वो पे किया है या जितना दिया है वो कम लग रहा है किसको, राम दुलारी को। कहा दोनों में से किसी को भी शिकायत है तो कितने दिन के भीतर आ सकते हैं, किनको अपील करेंगे। लेकिन सबसे नीचे वाला चीज पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब अब इसके बाद फर्दर अपील नहीं कर सकते हैं। रुकिएगा जरा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन नहीं है, बाकी सबके लिए है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बोलना नहीं है, वरना रात तक बिठा करके पूछता रहूंगा क्वेश्चन, जिनसे पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैंने आपको जो है एक डॉक्ट्राइन बताया था, और फिर उससे रिलेटेड एक और डॉक्ट्राइन बताया था। आपको बताना है कि इससे रिलेटेड ये जो लिखा हुआ है नो फर्दर अपील, ये किस डॉक्ट्राइन को बतलाता है, और उससे रिलेटेड वाला कौन सा था। जिनको जिनको याद आ गया बस हाथ उठा लीजिएगा ताकि मैं देख लूं किनको। बकबक नहीं करना है, आता है तो बोलना है, नहीं तो एकदम चुप रहना है। सिर्फ हाथ उठाइए ताकि मैं देख लूं कि किनको आता है किनको नहीं। चलिए गिरीश, तो ये जो है ये रेस सब जुडिस है या रेस सब जुडिकाटा या जुडिकाटा है?
भूमिका, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? रेस जुडिकाटा। और रेस सब जुडिस क्या था? अब ऐसे करके याद रखिए ना, अगर दोनों में कंफ्यूजन हो, काटा, काट दिया, काम हो चुका है। तो रेस सब जुडिस जो होता है, रेस जुडिकाटा का मतलब है अगर एक बार कोई केस डिसाइड हो गया है तो अगर हर बार अपील में जाते रहेंगे तो देयर शुड बी नो एंड ऑफ व्हाट, कहीं ना कहीं जस्टिस का एंड होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलते ही चले जाएंगे, पता चला जो है वो कभी जो है वो जस्टिस निकल के नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां पे क्या किया है उन्होंने, नो फर्दर अपील शैल बी अगेंस्ट द, दैट इज द एंड ऑफ द जस्टिस। और हमारा रेस सब जुडिस क्या था कि अगर कहीं पे कोई केस फाइल है, अगर एक कोर्ट में फाइल है तो दूसरे कोर्ट में सेम केस को फाइल, जब तक एक कोर्ट का फैसला, यानी आप अपील में जा सकते हैं लेकिन एक साथ दो जगह पे जो है वो आप केस फाइल, मतलब पता चला कि यहां पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किया, यहां सेशन कोर्ट में भी किया और हाई कोर्ट में किया। नहीं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिला और अपील का प्रोविजन है तो फैसला आने के बाद आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे जो है आप दो जगह पे केस फाइल। तो ये हमारा जो है किसका एग्जाम्पल है, जुडिकाटा का, जिसमें ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो आगे अपील में नहीं जाएंगे। पेनल्टीज, अगर लॉ के सारे प्रोविजंस को आप फुलफिल करेंगे तो आपको इनाम के रूप में ये मिलेगा नहीं। क्या करने पे, अगर आप कॉन्ट्रावेन करते हैं तो, कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करते हैं तो कहा एन एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल, क्या मिल रहा है यहां पे, अगर कहीं पे सिंपल इंप्रीजमेंट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब रिग्रेस होता है, और नहीं तो क्या लिखा हुआ रहेगा, सिंपल इंप्रीजमेंट, यानी फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन का इंतजाम है। तो संपा भाई, तो संपा, लेकिन देखिए कितने दिन का, पता है आपको ये क्यों रखा गया, क्योंकि इधर फाइन देखिए कितना है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, इन लोगों के लिए 10,000 रुपया क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा ऐसा कॉन्ट्रावेंशन रोज करें, नहीं करें। तो ऐसे में इन्होंने बोला कि यही ये जो 1 महीने का इंप्रीजमेंट है ये तो इनको नानी दादी सबकी याद दिला देगी। तो बस यही एक चीज है जिससे वो क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और खौफ खाते हैं, यानी वो भी मिल सकता है 1 मंथ का इंप्रीजमेंट भी, और साथ में क्या हो सकता है 10,000 का फाइन भी लग सकता है। क्या करने पे, अगर इस एक्ट के किसी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया तो जिसमें है आपने रजिस्टर्ड जो है ओमिट और फेल्स टू मेंटेन एनी रजिस्टर, आप रजिस्टर ही मेंटेन नहीं करते, कर लो पता किसको हम कितना देते हैं, रामधुन को कितना देते हैं और राम दुलारी को, मुझे क्यों बताइए किसको कितना देते, कैसे पता चलेगा, वेज रजिस्टर देखूंगा तब ना, मैं गया बोला वेज रजिस्टर, वो तो मेंटेन ही नहीं करते, तो कोई बात नहीं है, तब हम आपको देते हैं इनाम के तौर पे। इफ द एम्प्लॉयर ओमिट टू फेल और प्रोड्यूस एनी रजिस्टर मस्टर, इस बार मेंटेन तो करते हैं लेकिन मैंने मांगा तो कह रहे हैं कि नहीं दूंगा, तो उस केस में भी इफ एम्प्लॉयर ओमिट और रिफ्यूज गिव एनी एविडेंस और प्रिवेंट हिज एजेंट सर्वेंट, मैं किसी को बुलाना चाहता हूं कि भाई राम दुलारी आइए और बताइए आपको कितना मिलता है, रामदीन तुझे कितना मिलता है, ना रामदीन को आने दे रहे हैं ना किनको आने दे रहे हैं, राम दुलारी को। या कहीं भी किसी भी और तरह से फैक्ट्री इंस्पेक्टर आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, आपको हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, अगर ऐसा कहीं किया तो उस केस में कितने तक का फाइन है, 500 का। लेकिन रजिस्टर वगैरह के मेंटेन नहीं करने पे या किसी इंप्लॉय को नहीं मिलने देने पे जब कोई उनसे पूछना चाहता है तो उस केस में कितना है 10,000, साथ में क्या हो सकता है 1 मंथ तक का जो है वो इंप्रीजमेंट हो सकता है। तो ये सारा कुछ किसके बारे में, एक बार थोड़ा रिकैप करिए तब हम लोग टेस्ट पे आएंगे। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का पर्पस क्या है, रियल पर्पस जो है वो यही है कि फीमेल को सही क्या मिले, सही जो है वो उनको वेजेज मिले और उनको भी जो है वो उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले जितना एक किसको मिलता है। ये एक्ट सारे जगह एप्लीकेबल है या नहीं, ऑल अक्रॉस द इंडिया क्या है एप्लीकेबल है। और इसमें रिम्यूनरेशन के दायरे में कैश भी आता है और क्या आता है
काइंड भी आता है। और जब हम वर्क की बात करते हैं तो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब आप अपना जो है वो टेस्ट पेपर निकालिए और कितने क्वेश्चन है ये बतलाइए। कितना? 15। 8 मिनट का टाइम है आपके पास। कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। मस्टर रोल का मतलब होता है जिसपे तनख्वाह मिलने वाला चीज लिखा जाता है उस रजिस्टर को मस्टर रोल बोलते हैं। हर महीने का वेजेज जो मिला जाता है उसको टेक्निकली मस्टर रोल बोलते हैं। जिनके पास नोट्स नहीं होगा इस समय, वो बच्चे जो है एक पेज निकालिए, उस पेज पे सारे लोगों को एक पेज पे अपना जो है ऊपर में सबसे पहले लिखिए SBILL, सब्जेक्ट का नाम लिखिए जैसे यहां लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पे चैप्टर का नाम लिखिए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एक पेज पे। उसके बाद आपका अपना नाम और डेट। इतने चीज के बाद क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए और यहां पे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आपको भी आंसर करना है और वो कॉपी आपका चेक होता है अभी के अभी। कशक बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 1 का डी, चलिए करेक्ट है, A एंड B। बताइए विपुल क्वेश्चन नंबर 2 का बी। जिनका जिनका कहना बी है हाथ उठाइए। बी। जिनका कहना ए है, जिनका कहना डी है, जिनका कहना सी है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्यों कंफ्यूजन हुआ? हाँ, किसने? अच्छा, आपने गलत लिखा है। आपको उनको देख के नहीं बताना है बच्चे, आपको खुद आंसर करना है। उनका तो जो बेरा गर्क करना है वो कर दीजिएगा। गलत है तो क्रॉस कर दीजिए और सही है तो क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। लेकिन जब मैं पूछूं तो वो आपके जवाब है कि मतलब आप क्या आंसर कह रहे हैं वो आंसर देना, जिसका लिखा है उसका नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। किसने बोला? कश्मीरी गेट ने। अच्छा किया आपने दादी माँ, अच्छा किया आपने कह दिया, वरना हम लोग तो बहुत बड़ी बात कर लेते। अच्छा आपने ऐसे नहीं बोलते दादी माँ, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। चलिए कश्मीरी गेट, अब आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 3 बी, चलिए करेक्ट जवाब है। अच्छा बी है या डी है? बी, ठीक है। अगर बी बोला है तो जवाब बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी टिक कर दीजिए। और अगर उन्होंने डी बोला था तो वो जवाब गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या है? बी है। कोई इशू नहीं बच्चे। चलिए बताइए मनमीत, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। चलिए जिनका जिनका कहना सी है हाथ उठाइए। ए, बी, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चाहे अवार्ड हो, एग्रीमेंट हो या क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अच्छा अवार्ड का मतलब क्या होता है? कोई सुनाया गया फैसला को क्या बोलते हैं? अवार्ड। कैसे समझ में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के समय घूम रहे थे तो कैसे समझेंगे? हाँ Section 3 of Economy provide the provision of the act shall effect not within anything inconsistent with। अरे बॉस, आपने किसी के जरिए कहीं पे किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया था, चाहे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, चाहे कोई फैसला क्यों ना सुनाया गया हो, चाहे कुछ, चाहे कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन क्यों ना हो, ये हमेशा ओवरराइडिंग है या नहीं है? तो ये तो हर केस में, तो अब उसमें कुछ भी लिख देने दे, लिखने दीजिए, एग्रीमेंट लिखे, कॉन्ट्रैक्ट लिखे। रोहित कौन सा? 5 का डी। आजकल ये झुक के ही जवाब देते हैं। चलिए डी सही जवाब है। अच्छा हर्ष 6 का सी सही आंसर है। एडवाइजरी कमेटी, ये टी एक्स्ट्रा है बच्चे। चलिए 7 नमन, 7 का ए पूरे गुस्से में सही जवाब। लेकिन चलिए पीयूष चावला डी एकदम जोश में सही है। आइए नमिता
सॉरी अंकिता, अंकिता 9 बी, जिनका जिनका कहना बी है हाथ उठाइए। 9 ही ना है, 9 का ए, डी, सी, जो भी है इसमें सी कीजिए। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, ये बेसिकली क्या है? इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को, जैसे हमने कानून बनाया, बड़े सारे एक्ट हमने जो बनाए हैं ब्रिटिश लोगों से क्या करके किया है, सीख करके किया है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन का मतलब मीटिंग होता है। तो वहां पे हमने चीजों को देखा, उसके अकॉर्डिंग अपने देश में भी क्या किया हमने, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को क्या किया, इंप्लीमेंट। जैसे WTO वगैरह में जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, यूरुग्वे कन्वेंशन हुआ था। अगर नहीं पढ़े हैं तो वो सब जीके वगैरह में आगे कभी पढ़िएगा, ये और तो कहीं नहीं है। चलिए, खुशी सीनियर 10 का ए सही है, मानसी डी सही है, 11 का डी, 12 तमन्ना 12 का चलिए करेक्ट है, उन्नति मारिए बी। तो ये बस याद रख लीजिएगा, इसका आंसर क्या है, डी। 13 का डी, आइए 14 एकांश ए सही है जवाब। बताइए निहारिका 15 बिल्कुल सही सी। तो अब इस तरह से हमने क्या देखा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पर्पस ऑब्जेक्टिव सारा कुछ क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अभी SBILL में ही इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ के जो है वो दूसरे एक्ट पे हमला करेंगे, और वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।